नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश सिंह तंवर। कई बार हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो कई बार उसके उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिस जमीन पर हम खड़े थे इस बंजर भूमि के ऊपर कभी गाय पशु मवेशी चरा करते थे। किसी ने सोचा नहीं होगा कि यहाँ पे फूड जोन बन सकता है, यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क बन सकता है, यहाँ पे जिम बन सकता है और ऐसी कई तमाम चीजें हो सकती है। क्योंकि इन सारी चीजों को साकार करने का काम करा है एक ललक ने, एक ईमानदारी की मिसाल ने और एक कुछ कर गुजरने के हुनर ने, जो हमारे बीच आज मौजूद है सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जी जैन। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जी जैन के परिचय के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप नगर पालिका के अंदर पार्षद है, जल कार्य के सभापति है और सांसद अनिल फिरोजा के सहयोगी है। प्रकाश जी, जो आप ये पार्क की आप सौगात आपने आज सबको दी है, इनको शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, किस स्टेज के माध्यम से आपने शुरुआत करी? लोकेश जी, जैसा आप देख रहे हैं कि ये यहाँ तक जो जमीन है जी, ये पूरी रेलवे की जमीन है और उस तरफ भी वो जो सफेद दीवार है वहां तक पूरी जमीन रेलवे की, और रेलवे इन दोनों तरफ अपनी दीवार बनाने वाला था। दीवार बनाने की तैयारी कर ली थी, यहाँ पर पूरे गड्ढे वगैरह खोद दिए थे। अगर ये दीवार बन जाती तो प्रकाश नगर का ये जो पूरा प्रेमाइसेस है ये बेकार हो जाता। प्रकाश नगर के लोगों के लिए जो एंट्रेंस है 3-4 जगह ये एंट्रेंस बंद हो जाते और प्रकाश नगर के लोगों को करीब 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके मेन रोड से गुजरना पड़ता। तो जब इस तरह की परिस्थितियां बनी तो मैंने क्षेत्रीय सांसद जी से आग्रह किया और मेरे आग्रह पे माननीय सांसद अनिल फिरोजिया साहब ने डीआरएम रतलाम से बातचीत की और उन्होंने कहा कि डीआरएम साहब, चूंकि वो जमीन ऐसी है जो आपके उपयोग की नहीं है जी, और अगर आप रास्ते बंद कर देंगे तो लोगों को असुविधा होगी, परेशानी होगी जी, और आपकी जमीन पे भी लोग आए दिन कब्जा और ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो क्यों ना आप वो जमीन हमको दे दें। डीआरएम रतलाम ने हमको कहा कि ठीक है, आपकी तरफ से कैसा आवेदन आना चाहिए हम उस पर प्रक्रिया कर लेंगे जी। हमने आवेदन किया। पहले हम ये चाह रहे थे कि इस पूरी जमीन को हम मध्य प्रदेश शासन के टेक ओवर कर लें और इसके एवज में शासन माननीय सांसद जी की मध्यस्थता से कहीं और उतनी जमीन रेलवे को उपलब्ध करा दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर दूसरा स्टेप हमारा था कि हम नगर पालिका के माध्यम से इस जमीन की प्रीमियम रेलवे को दे दे और जमीन ले लें, मगर हमारे दोनों ही ये रास्ते फेल हो गए। लेकिन चूंकि ये तय था कि कुछ करना है तो संघर्ष लगातार जारी रहा और अंततः 3 साल के संघर्ष के बाद एक तीसरा रास्ता हमको मिला जिसमें हमने रेलवे से ये जमीन गार्डन डेवलपमेंट के लिए ले ली और रेलवे ने हमसे एक एमओयू साइन किया कि हम इस पे कोई पक्का कंस्ट्रक्शन है, इस तरह का कोई निर्माण वगैरह नहीं करेंगे, जिससे जैसे कोई दुकान है या मकान इस तरह का कोई निर्माण नहीं करेंगे, बाकी हम इसका गार्डन के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उस आधार पे हमने रेलवे से जमीन ले ली और अभी आप देख रहे हैं कि लगभग आधा किलोमीटर लंबा पार्क ये मूर्त रूप ले रहा है। 22 जनवरी को हम इसके एक हिस्से का उद्घाटन कर देंगे। हमने इसको पूरे 3 हिस्से में लिया है लेकिन चूंकि गार्डन तो हो जाते थे शहर में, लेकिन बच्चों के पास खेल के मैदान नहीं होते थे, इसलिए बच्चों का मोबाइल की तरफ रुझान भी बढ़ रहा था। तो हमने सबसे पहले यहाँ स्पोर्ट्स जोन बनाया, ये 3 ग्राउंड बनाए हैं, यहाँ झूले चक्री की व्यवस्था की और जल्दी उस तरफ वहाँ पर एक ओपन जिम लगेगी झूले चक्री और फूड जोन के साथ। एक पूरी अच्छे वातावरण में घर परिवार, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे लोग यहाँ आ सके, इस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के इस पूरी कहानी का मूल मैं आपको बता दूं कि अगर 3 साल हम लगातार संघर्ष नहीं करते, इन 3 साल के अंदर आप ये माने कि सैकड़ों बार मेरी गाड़ी मेरे ईंधन के साथ में अधिकारियों को लेकर रतलाम डीआरएम ऑफिस पहुंचा हूं। अगर इसको हम लगातार फॉलो नहीं करते, टेबल टू टेबल फॉलो नहीं करते, तो मुझे लगता है शायद ये जमीन हमको नहीं मिलती। इस पार्क को बनाने में बड़ा पेच जमीन का मिलना था, क्योंकि रेलवे आपने सुना है, देखा भी, आप जानते भी है कि ऐसे कम ही अवसर आते हैं जब रेलवे अपना लैंड किसी अदर एजेंसी को दे दे, अदर गवर्नमेंट को दे दे। लेकिन हम सौभाग्यशाली थे, हमारे सांसद जी ने इसमें हस्तक्षेप किया और हम लगातार इसमें लगे रहे, प्रयास करते रहे, तो ये जमीन हमको मिल गई। और आप देखिए कि इसके बनने के बाद सामाजिक, आर्थिक और सारे विकास इस क्षेत्र के नहीं पूरे शहर के लोगों के होंगे। ये गार्डन बनने से पूरे प्रकाश नगर की वैल्यू बढ़ गई है। कभी यहाँ पर 1200-1300 में कोई प्लाट खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था, आज यहाँ पर 2300 से ज्यादा के प्रॉपर्टी के भाव हो गए, अभी काम चल रहा है। और बच्चों के पास प्लेग्राउंड नहीं होता था, एक प्लेग्राउंड मिल गया। हमारे 200-250 बच्चे यहाँ होते हैं जिनका मोबाइल छूट गया है। आर्थिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है और शारीरिक विकास भी यहाँ इस गार्डन से हो रहा है।
मुझे लगता है अगर गुड गवर्नेंस की ओर पहल की जाए, ये बात जरूर है कि कई मामलों में पेचीदगियां होती तो रिजल्ट लेट आते हैं, लेकिन अगर आप लगातार पीछे लगे रहे तो परमानेंट रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं। ये गार्डन, ये रेलवे से ली हुई जमीन इस बात का उदाहरण है। प्रकाश जी, कई बार देखा भी जाता है और कहा भी ये जाता है कि सरकार से कोई काम कराना इतना आसान नहीं होता है। कई बार सरकारी दफ्तरों में चप्पल तक घिस जाती है जब भी काम नहीं होता है। लाल फीताशाही कहीं अपनी जगह पे हावी है, तो इसके लिए आपको कितनी बार असफलता का वो देखना पड़ा? देखिए, मैंने कहा ना 3 साल लगातार जी, और 3 साल में 100 से ज्यादा चक्कर मैंने जी, डीआरएम कार्यालय के लगाए होंगे। कभी 7 दिन में, 10 दिन में, 3 दिन में, कभी कभी तो लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3-4 दिन कंटिन्यू भी गए, जी, अधिकारियों को भी लेके गया। जी, लेकिन चक्कर तो आपको लगाना पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास रास्ता निकल के नहीं आएगा, जी, एक बार अगर आपको पास रास्ता मिल जाएगा उस मंजिल तक पहुंचने का, तो फिर आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन मूल जो एक्सरसाइज है आपको रास्ता ढूंढने में करना पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि लाल फीताशाही और अफसरशाही लोगों के काम नहीं होने देती है। इसी अफसरशाही के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मदद करते हैं, उदाहरण बनते हैं। मेरे इस काम में भी रेलवे के कई अधिकारियों ने आगे बढ़ के, जब मुझे वहां लगातार आते जाते देखा, तो उन्होंने आगे बढ़ के अपने जो नियम कायदे कानून की किताबें उसमें से पेरे निकाल के दी और मेरी मदद की। प्रकाश जी, अंतिम सवाल, गुड गवर्नेंस को आप कैसे देखते हो और उसके अंदर रुझान लाने के लिए इसके लिए उपाय जो आपका मन करने लगता है कि इस तरीके से गुड गवर्नेंस और बेहतर हो सकता है? देखिए, गुड गवर्नेंस का सीधा सा मतलब है कि सरकार की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जितनी नीतियां हैं, जो भी नीतियां सरकार बनाती है, वो लोगों की व्यवस्थाओं को, उनको असुविधा ना हो इस बात को केंद्र में रख के बनाती है जी। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली या भोपाल से चलकर जब योजनाएं और व्यवस्थाएं नीचे ग्राउंड जीरो पर आती है, तो कुछ लोग या कुछ ऐसे लोग जो उस कानून को अपने तरीके से परिभाषित करके गुड गवर्नेंस को बिगाड़ने का काम करते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम जागरूकता रखें जी। खासतौर से युवाओं को इसमें ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हमको पता होना चाहिए, अगर हम किसी योजना के लिए जा रहे हैं, किसी योजना का लाभ लेने के लिए जा रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको उसको स्टडी करके जाना चाहिए, उसके गजट को पढ़ के जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमको खाली हाथ लौटा पाएगा। मैं इसका एक उदाहरण और आपको बताना चाहता हूँ। नगरपालिका, मध्य प्रदेश की तमाम नगरपालिकाओं में जाति प्रमाण पत्र बनाने का एक सिस्टम बाबुओं ने अपने हिसाब से चला रखा है। उनका ऐसा कहना होता है कि जब तक दूल्हा दुल्हन फिजिकली उपस्थित नहीं होंगे हम मैरिज सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे। और ये जिस दिन से गजट नोटिफिकेशन हुआ, जिस दिन से विवाह पंजीयन की अनिवार्यता सरकार ने की, उस दिन से ये मन गलत कानून लागू है। मन गलत मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार ने ये कानून नहीं बनाया लेकिन सीट पर बैठे बाबुओं ने ये कानून बना दिया। इस तरह का एक वाकया नागदा नगर पालिका में भी हुआ। मेरी उस वाकये को लेकर संबंधित अधिकारी से डिबेट हुई, लेकिन चूंकि मुझे उस डिबेट तक कानून की पूरी जानकारी नहीं थी, मैंने उसी दिन रात में पूरा गजट निकाला, उससे संबंधित सारे दस्तावेज निकाले, उनकी स्टडी की। और स्टडी करने के बाद मैंने पाया कि गजट इतना सरलता से बनाया गया है, आम आदमी को विवाह पंजीयन में कोई असुविधा ना हो, कैसे सुविधाजनक तरीके से उसका पंजीयन हो जाए, इन सारी बातों को ध्यान में रख के गजट को सरकार ने बनाया है। उसमें सरकार ने ये कहा है कि जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है उसको अगर आप बाय डाक भी आवेदन करोगे तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अगर कोई संशय है तो वो संबंधित थाना क्षेत्र में उस प्रकरण की जांच देगा और ये पुष्टि करेगा कि वो प्रकरण गलत तो नहीं है जी। और जब संबंधित थाना क्षेत्र अपनी जांच रिपोर्ट दे देगा, उसके आधार पर वो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपको बना के दे सकता है। और गजट इस बात की भी छूट अधिकारी को देता है कि कभी किसी कारण त्रुटिवश या जाने अनजाने में कैसे भी कोई गलत सर्टिफिकेट जारी भी हो गया, तब भी उस प्रक्रिया में लगे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी और अधिकारी उन पर किसी तरह का कोई दोषारोपण करके ना तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकोगे, ना किसी अन्य एजेंसी में उनके खिलाफ कोई अपराध रजिस्टर्ड होगा। इतनी फ्रीडम गजट ने अधिकारियों को भी दे रखी है जी। लेकिन कुल मिलाकर जनता को परेशान करना, जनता को बरगलाना, समय पे उनका काम नहीं करना, इस तरह का एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए अधिकारियों ने अपने नियम बना लिए थे। अब आप देखिए, जब वो गजट की कॉपी और एक आवेदन मैंने दिया नागदा नगर पालिका में, ये सारी जी
अव्यवस्थाएं खत्म हो गई। अब वहां किसी को फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है जी। जो दस्तावेज आप उनकी पूर्ति कर देंगे, आपको जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो कुल मिला के सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई है बहुत सूक्ष्मता से उनका अध्ययन करके बनाई है, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ लोग उसको अपने तरीके से परिभाषित करके, या उनको ये डर होता है कि कहीं हमसे कोई गलत काम ना करवा ले, इस कारण वो दाएं बाएं रास्ते निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा आग्रह है कि गुड गवर्नेंस का मतलब ही ये है कि आम आदमी को छोटे मोटे उसकी दिनचर्या के आम काम वो आसानी से हो जाए, उसको दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, उसको परेशान ना होना पड़े, उसको रिश्वत ना देना पड़े। इसके लिए ही गुड गवर्नेंस की योजना है। और मध्य प्रदेश सरकार ने तो गुड गवर्नेंस को और प्रभावी बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी योजना को भी चला रखा है। अब मैं अगर इसके डिटेल में जाऊंगा तो इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के हमारे लोगों को इन सब चीजों की स्टडी करना पड़ेगी, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर तभी हमको गुड गवर्नेंस का लाभ मिलेगा। गुड गवर्नेंस सरकार ने तो बना दी, लेकिन जब तक हम उस गुड गवर्नेंस को समझेंगे नहीं, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, धारण नहीं करेंगे, तब तक हमको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये थे हमारे साथ में प्रकाश जी, जिन्होंने गुड गवर्नेंस की एक सिंपल सी परिभाषा हमको बताई कि अगर हम कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हम होमवर्क कर ले तो निश्चित रूप से वो कार्य आपका आसान हो जाएगा। गुड गवर्नेंस के ऐसे कई उदाहरण और कई परिभाषा कहानियों के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। अभी के लिए धन्यवाद।